कोई भी बोरवेल हमने इस फार्म में किया नहीं है। हम वेल के सहारे हैं, पॉन्ड के सहारे हैं, जिसमें हमने पूरा इस साल का रेन वाटर कलेक्ट किया है और इसी के थ्रू हम हमारे झाड़ों का इरिगेशन करेंगे और आगे भी इसी के थ्रू हम बाकी सारा यूज़ करेंगे। इसमें हमने कुछ मछलियाँ डाली है, कुछ कछुए डाले हैं, सो दैट पानी नेचुरली साफ़ रहे और एक धीरे धीरे एक इकोसिस्टम भी तैयार हो जिसमें प्लांट्स, एनिमल, पानी, धूप, छाँव सब एक साथ अच्छे से कोएग्जिस्ट करे। खुशियाँ बिखेरे घर घर, खुशियों के एम्बेसडर, खुशियों के एम्बेसडर, खुशियों के एम्बेसडर। किसान, गांव, खेत खलिहान कह देने मात्र से ही एक प्रकार के पिछड़ेपन को पहचाना जाता रहा है। आधुनिकता से लैस हाईटेक दुनिया की भाषा में खेती बाड़ी यानी पिछड़ापन। लेकिन अब समाज का एक विकसित तबका खेती किसानी में ही ढूंढ रहा है खुशी, और पा भी रहा है। ऐसे में क्या कहेंगे, समाज बदल रहा है या दुनिया बदल रही है ना? सचमुच हमारा समाज बड़ी तेजी से बदल रहा है। अब एग्रीकल्चर पिछड़ेपन का प्रतीक नहीं रहा। अब तो खेती करते हुए लिखी जा रही है समझदारी और समृद्धि की एक नई इबारत, और ऐसा कर रहे हैं नई पीढ़ी के कुछ युवा। ये सच है कि एग्रीकल्चर में नई टेक्नोलॉजी के प्रयोग से क्रॉप प्रोडक्शन यानी फसल उत्पादन काफी बढ़ गया है। अकाल या सूखा जैसे शब्दों से नई पीढ़ी का नाता कम ही हो गया है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष यानी डार्क साइड ये भी है कि इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी के नाम पर केमिकल, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का भयंकर इस्तेमाल होने लगा है। परिणाम स्वरूप आज हमारे खाने की थाली में तरह तरह के फूड आइटम्स तो सज गए हैं, लेकिन हेल्थ के लिए खतरनाक केमिकल्स भी शामिल हो गए हैं इस भोजन में। अब जंक फूड या केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स मिक्स्ड फूड से मुक्त फूड खाने के लिए ऑर्गेनिक फूड की आवश्यकता आज के शिक्षित और जागरूक वर्ग को होने लगी है। और यही वजह है कि पिछले 2 दशकों से ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रचलन तेजी से बढ़ा है। हानिकारक केमिकल फ्री फूड पाने की विधियां भी इसी दौर में प्रयोग में आई, जिन्हें अब ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, जीरो बजट फार्मिंग, ऋषि कृषि जैसे नामों से जाना जाता है। आज हम आपको ऐसे ही एक पर्माकल्चर फार्म में लिए चलते हैं, जहां सहअस्तित्ववादी विधि से कृषि कर रहा है एक ऐसा परिवार जो भौतिक साधनों से संपन्न तो है, लेकिन भौतिकवाद की कमजोरियों को पहचानने के बाद अब सहअस्तित्व यानी कोएग्जिस्टेंस को समझने और जीने के प्रयास में जीने का आधार बना लिया है कोएग्जिस्टेंशियल फार्मिंग को। इसकी शुरुआत उन्होंने कैसे की, आइए उन्हीं से जानते हैं। 14 दिन खेत पे रह के हमारे फार्म हाउस पे टाइम बिता के वो एक मेरे लिए बहुत नया एक्सपीरियंस था। मैं वो एक्सपीरियंस करना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि कभी ऐसा ज़िंदगी में मौका ही नहीं आया था कि मुझे कोई खेत पे इतना टाइम बिताना पड़े। पर जब मैं 15 दिन वहाँ रही और बाद में मेरी फैमिली ने भी ज्वाइन किया, तो वी एंडेड अप स्टेइंग फॉर अ मंथ, 2 मंथ्स। तो वो जो 2 महीने थे लॉकडाउन के, जो हमने खेत पे बिताए, वो मेरे अब तक के लाइफ के बेस्ट 2 महीने थे। जो एक्सपीरियंस मुझे मेरे खेत पे रह के मिला, वो ही मैं चाहती थी कि दूसरों को भी मिले। इसलिए फिर मैंने निर्णय लिया कि नहीं, मुझे जो मेरी लाइफस्टाइल है वो ऐसी बनानी है, क्योंकि खेत पे रहते हुए ऑटोमेटिकली मैं काफ़ी प्रोडक्टिव हो गई थी, मैं काफ़ी हेल्दीली रह रही थी। जैसे मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं जल्दी उठूँ और जल्दी सो जाऊँ। मैं हमेशा ही चाहती थी कि मैं अच्छा खाना खाऊँ। मैं हमेशा ही चाहती थी कि मैं ज़्यादा वेस्ट ना प्रोड्यूस करूँ, सस्टेनेबली रहूँ। तो ये सारी जो भी हैबिट्स है वो
सिटी में रहते हुए, कॉलेज में रहते हुए मैं कभी नहीं कर पाई, पर वो खेत पे टाइम बिताते हुए ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली होती गई। तो वो जो प्रोडक्टिव लाइफस्टाइल है, वो जो हेल्दी लाइफस्टाइल है, वो जो सस्टेनेबल लाइफस्टाइल जो मैं चाहती थी हमेशा से, वो बिना कुछ किए, जस्ट बिकॉज मुझे वो एनवायरनमेंट मिला, जस्ट बिकॉज मुझे वो स्पेस मिली, मैं वो कर पाई। आशीष जी का मुख्य पेशा है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, कॉम्प्लेक्स बनाना। दुनिया के कई देशों का भ्रमण कर चुके हैं। इनके लिए खुशहाली के साथ जीने का तरीका था विदेशों में परिवार के साथ छुट्टियां बिताना। आशीष जी पत्नी, एक बेटा, एक बेटी और अपनी माता के साथ नागपुर शहर की पॉश कॉलोनी में रहते हैं, लेकिन अब अपने परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा समय अपने फार्म को डेवलप करने में लगा रहे हैं। ऐसा क्यों? खेती का आप जो बोल रहे हो उसमें तो अलग ही पूर्ति मिलती। खेती पहले भी थी, पर वो खेती पे हम 15 साल में 15 बार नहीं गए होंगे, या गए तो वो फार्म हाउस कल्चर वाला ही खेती था। फार्म हाउस जाना, उधर पार्टी करना, बैठना, उतना ही वो खेती का उपयोग था। हम हर 2 महीने में यूरोप जाते थे दर्शन के पहले। अभी हम शिविर में चले जाते, हमको वहाँ हमने ऑर्गेनाइज किया शिविर, यहाँ पर यूथ कैंप ऑर्गेनाइज किए, तो हमको उसमें जो तृप्ति और आनंद मिला वो हमको इतना गोवा और यूरोप में भी नहीं मिला। तो एज एन एंटरटेनमेंट भी अगर इस शुरुआत किया जाए कि एंटरटेनमेंट के तौर पे इसको देखने के लिए अगर जाए तो जिंदगी भर की कमाई मिल सकती है, हमको तो मिली। सहअस्तित्ववादी कृषि ऐसा दर्शन है जिसमें प्रकृति के साथ परस्पर पूरकता में रहना होता है। इसमें विचार शून्य परिश्रम की बजाय विकसित करनी होती है न्यायपूर्ण दृष्टि। मिट्टी, पानी, पेड़ पौधों और पशुओं की हर गतिविधि पर रखनी होती है प्राकृतिक नियम सहज न्याय दृष्टि। इसी दृष्टि के साथ अपने फार्म को विकसित करने में लगा है आशीष भाई का पूरा परिवार। सहअस्तित्ववादी कृषि का मूल आधार है प्रकृति में आवर्तनशीलता का बना रहना, यानी किसी भी क्रिया की बारंबारता बनी रहे। जैसे खेत से पौधों का सतत पोषण होता रहे, वर्षा प्रतिवर्ष नियमानुसार होती रहे, पेड़ पौधे से पशु पक्षी को भोजन और बदले में मल मूत्र से खाद, पोषण और पौध संरक्षण होता रहे, यानी प्राकृतिक संतुलन और ऋतु संतुलन बना रहे। तो जैसे पेड़ पौधों, पशु पक्षी को उचित पोषण, संवर्धन और संरक्षण मिलता है, वैसे ही पृथ्वी के हर मानव को अपना आहार मिलना संभव है। पर्माकल्चर में भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ों का विशेष रूप से जंगल खड़ा किया जाता है। इसमें प्राकृतिक रूप से स्थानीय जंगल के ही पेड़ प्रजातियों का प्लांटेशन किया जाता है। इनकी नैसर्गिक ग्रोथ के लिए सीजनल क्रॉप्स लगाई जाती हैं ताकि मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़े और पौधों का विकास ठीक से हो सके। प्लॉट है, ये जो फार्म है, ये पर्माकल्चर के प्रिंसिपल्स पे डिज़ाइन किया है। तो पर्माकल्चर स्टैंड्स फॉर परमानेंट एग्रीकल्चर, जिसमें हम एक फॉरेस्ट तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं जो सालों साल जनरेशन्स टू जनरेशन्स हमारे लिए काम में आए। अभी जो हम एग्रीकल्चर करते हैं वो मोनोकल्चर होता है या फिर सीजनल होता है, एनुअल होता है, पेरिनियल नहीं होता है। पेरिनियल यानी जो सालों साल रहे, तो जैसे हम झाड़ लगाते हैं और उसमें से हमारा खाद्य हमको मिलता है, अलॉन्ग विथ ऑफ कोर्स अ फ्यू वेजिटेबल्स एंड क्रॉप्स। तो हमने यहाँ पे जो प्लानिंग की है, अभी हम लोग प्रोजेक्ट खातमारी में खड़े हैं, कावा का ये प्रोजेक्ट है, और यहाँ पे हमने हर टाइप के पेड़ पौधे और झाड़ लगाए हैं। इसमें फ्रूट ट्रीज भी है, फ्लावरिंग ट्रीज भी है, मेडिसिनल ट्रीज और प्लांट्स भी है, और नेटिव वाइल्ड पायोनियर ट्रीज एंड प्लांट्स भी है। तो जैसे हमने कोकोनट लगाया है, कोकोनट के सामने ही आपको आम का पेड़ दिखेगा, इसके पीछे ही आपको गुलमोहर का पेड़ दिखेगा, इसके बाजू में ही आपको एक फूल का पेड़ दिखेगा। तो इन सब पेड़ों के साथ साथ होने से वो एक दूसरे के यूज़फुलनेसेस से, एक दूसरे के बेनिफिट्स से
बेनिफिट होते हैं और साथ में ग्रो करते हैं। जैसे कोई भी फ्रूट ट्री के बीच में अगर हम नाइट्रोजन फिक्सिंग ट्री लगाते हैं, जो इन दिस केस एक गुलमोहर का पेड़ है, तो फिर ज़मीन अच्छी होती है और वो मैंगो की ट्री को सपोर्ट कर सकता है। सिमिलरली हमने ये प्लांटेशन ईस्ट में किया है क्योंकि ये झाड़ कंपैरेटिवली छोटे हैं, तो इसकी ज़्यादा छाँव फार्म में नहीं आएगी। वैराज अगर आप साउथ वेस्ट कॉर्नर में देखते हैं, जहाँ से सबसे ज़्यादा हवा आती है, वहाँ पे हमने टॉल ट्रीज़ का और हैवी डेंस प्लांटेशन किया है, ताकि वहाँ से जो भी विंड आ रही है वो ट्रीज़ से ब्लॉक हो जाए। और वो हमने मल्टीपल रोज़ में मल्टीपल लेयर्स में किया है, ताकि विंड धीरे धीरे अंदर आए फार्म में, और जो भी फार्म में हमने फ्रूट्स लगाए हैं, वेजिटेबल्स ग्रो कर रहे हैं, उसको डिस्ट्रॉय ना करे। इस फार्म की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पारंपरिक कृषि तकनीक के साथ साथ आधुनिक तकनीक का शानदार मिश्रण देखने को मिलता है। जैसे सिंचाई के लिए कोई ट्यूबवेल नहीं है यहाँ, बल्कि बड़ा सा कुआं और तालाब है, लेकिन सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। हमने वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स यूज़ किए हैं, हमने ट्रेंचेस बनाए हैं, स्वेल्स बनाए हैं, जो फिर जाके कलेक्ट होते हैं हमारे फार्म पॉन्ड में। तो हम यहाँ पे रेन वाटर भी सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने ग्रीन मैन्योर लगाया है, जो ज़मीन को अच्छा करता है। इसका हम खाद बनाएंगे तो ज़मीन बेहतर होते जाएगी। तो ओवरऑल एक फल पे, एक खाद्य के वस्तु पे फोकस करने से अच्छा सारी चीज़ें मिलजुल के कैसे हम लगा सकते हैं, कैसे हम डिज़ाइन कर सकते हैं, ताकि सबको एक दूसरे का मैक्सिमम बेनिफिट मिले, इसकी यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं। आशीष जी के साथ उनकी पत्नी और बेटिया अपने इस फार्म में सबसे ज्यादा समय लगाते हैं। स्थानीय ग्रामीणों के साथ मिलकर उन्होंने तैयार कर ली है अपनी ग्रीन आर्मी, और साथ मिलजुल कर इस वर्ष पेड़ पौधों के प्लांटेशन का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। ये है हमारी ग्रीन आर्मी। हम लोग सब यहाँ पे मिलके काम करते हैं। ये बाजू के गांव से ही आते हैं, और इनके साथ काम करके सही में ये पता चला कि कितना मेहनत और लगन से ये लोग काम करते हैं। मतलब जो काम बताया उतना तो करते ही करते हैं हम लोग मिलके, पर बाद में भी ये लोग ओवर टाइम करते हैं, खुद के मर्ज़ी से करते हैं। खाना खाते वक्त हमको पूछते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं, कुछ कम ज़्यादा रहा तो वो सब चीज़ों का ये लोग ख्याल रखते हैं। और मेहनती और लगन तो इनमें है ही, वो दिखता ही है। और कुछ नया सीखने की इनमें वो इच्छा और आशा भी दिखती है। जैसे ये पूछते हैं कि ये कौन सा झाड़ है, इससे क्या होता है, ये खाद डालने से क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। फिर बहुत, जैसे प्रदीप भाई है, इन्होंने पहले भी गार्डन में काम किया है, तो ये भी अपने एक्सपीरियंसेस, अपने टिप्स शेयर करते हैं हमारे साथ। तो इनके पास जो नॉलेज है उससे हमें कुछ फ़ायदा होता है, हमारे पास जो नॉलेज है इससे इन लोगों को कुछ फ़ायदा होता है। तो काफ़ी अच्छी हमारी एक बॉन्डिंग और एक रिलेशनशिप बन गई है एज अ टीम। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि युवा हमारे साथ यहाँ पे काम कर रहे हैं, और एक होप लगता है कि आगे भी चल के ऐसे और लोग जुड़ेंगे और हम सबको काम करते देख और भी लोग ऐसा काम करना चाहेंगे। अभी मैं 2 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। जब सर ने ज़मीन दिया है तब से बाकी काफ़ी डेवलप किया है। उसके बारे में नए नए झाड़ रहा है, रोड बनाए, नए नए झाड़ रहा है, जो झाड़ अपने को देखने को नहीं मिलेगा। अभी केजरवाना है, सिल्वर रोक है, ये अपने पाम है, कुछ बादाम है, कुछ इंग्लिश बेर है, कुछ वो अपने वो थे सोन चापा है। जब साथ में सब लोग काम करते हैं तो कैसा फील होता है, क्या लगता है? अच्छा लगता है। जैसे फैमिली किसी रहती है वैसा टाइप लगता है। हंसी खुशी से मस्त काम हो जाता है। महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जहां ट्यूबवेल से सिंचाई होने के कारण पिछले कुछ वर्षों में ग्राउंड वाटर लेवल काफी नीचे, यानी 400 से 600 फीट तक जा चुका है। परिणाम भयानक जल संकट जो बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए सिंचाई के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग एकमात्र सस्टेनेबल तकनीक है जिसका उपयोग कावा फार्म में किया जा रहा है।
करीब 25 एकड़ में फैले फार्म के स्लोप को ध्यान में रखते हुए वर्षा जल संग्रहण के लिए बनाया गया है तालाब, और तालाब से लगकर एक बड़ा सा कुआं खोदा गया है। सिंचाई के लिए ड्रिप सिस्टम द्वारा इसी का पानी पूरे खेत में जाता है, यानी सिंचाई इसी पानी से की जाती है। इस जगह पे अगर आप देखते हैं तो हमने एक भी बोरवेल यहाँ पे नहीं खोदा है। यहाँ पे हम सिर्फ एक वेल और एक पॉन्ड पे रिलाय करते हैं, और इसके पीछे का रीज़न यही था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रेन वाटर सेव करना चाहते थे विदाउट पंपिंग आउट एनी ग्राउंड वाटर, और इसीलिए हमने इसकी प्लेसमेंट भी ऐसे की है कि ये फार्म के लोएस्ट पॉइंट पे है, सो दैट फार्म का जो नेचुरल स्लोप है उससे जो भी पानी बह के आ रहा है वो ऑटोमेटिकली नेचुरली ग्रेविटी के थ्रू जमा होके यहाँ पे एक स्टोरेज का पॉइंट बनता है। एट द सेम टाइम यहाँ का जो पानी है वो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होते जाता है, जिसकी वजह से वेल पॉन्ड को हेल्प करता है, पॉन्ड वेल को हेल्प करता है, और ओवरऑल इस पूरे जगह का वाटर टेबल धीरे धीरे कुछ सालों में बढ़ जाएगा। तो कोई भी बोरवेल हमने इस फार्म में किया नहीं है, हम वेल के सहारे हैं, पॉन्ड के सहारे हैं, जिसमें हमने पूरा इस साल का रेन वाटर कलेक्ट किया है, और इसी के थ्रू हम हमारे झाड़ों का इरिगेशन करेंगे, और आगे भी इसी के थ्रू हम बाकी सारा यूज़ करेंगे। इसमें हमने कुछ मछलियाँ डाली है, कुछ कछुए डाले हैं, सो दैट पानी नेचुरली साफ़ रहे, और एक धीरे धीरे एक इकोसिस्टम भी तैयार हो जिसमें प्लांट्स, एनिमल, पानी, धूप, छाँव सब एक साथ अच्छे से कोएग्जिस्ट करे। कोई केमिकल का यूज़ हमने पानी में नहीं किया है, और इसको नेचुरली हम साफ़ रखते हैं एंड वाटर टेबल बढ़ाने की पूरी कोशिश करते हैं। खेतों में लगाए गए पौधों की जानकारी देने वाली ये युवा लड़की आखिर है कौन? आप सब जानना चाहते होंगे, है ना? क्योंकि इस उम्र के अधिकांश युवा जब खेत में उतरने से कतराते हैं, तो इस उम्र में ये लड़की खेतों में श्रम करने क्यों उतर गई? इन प्रश्नों के जवाब आपको मिलेंगे अगली बार। अगली बार हम आपकी मुलाकात कराएंगे कुह से और जानेंगे कि आखिर वे खेती क्यों कर रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। खुशियों के एम्बेसडर, हर रविवार सुबह ठीक 9 बजे।